हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 12 को स्टडी कर रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम और अब अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, वो बेसिकली जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो हमने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही इसको अडॉप्ट किया था। लेकिन स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, उसमें क्या है, फिर भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो इसमें हम समझेंगे कि जो हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से डिस्टिंक्ट है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेसिकली वहाँ से ही हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया था। लेकिन फिर भी जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से काफ़ी डिफरेंसेस हैं, उसमें काफ़ी अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस बताया गया है, उसमें कहा गया है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें एक रिपब्लिकन सिस्टम है, जबकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम है, जबकि ब्रिटिश में मोनार्कियल सिस्टम है। स्टूडेंट, रिपब्लिकन सिस्टम का मीन्स होता है कि जब किसी भी कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट है या किसी भी स्टेट का रेफरेंस हम यहाँ से कंट्री के लिए ले रहे हैं, ठीक है, कि जो हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया में, वो कौन है, प्रेसिडेंट होते हैं, जिनको कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और वहीं अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो वहाँ के किंग या क्वीन होते हैं और वो एक हेरिडिटरी पोजीशन को एंजॉय करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो पहले वहाँ पर क्या था, हेरिडिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही किंग और क्वीन हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन को एंजॉय कर सकते थे। स्टूडेंट, इसमें जो दूसरा डिफरेंस बताया गया है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या है, वो उसमें जो पार्लियामेंट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी पर बेसिस है। पार्लियामेंट के लिए कहा गया है कि वो क्या है, उसको पूरी सोवरेनिटी दी जाती है। उसमें क्या है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इस चीज़ की पूरी सोवरेनिटी दी जाती है और वो क्या है, पूरी तरीके से सुप्रीम होती है। लेकिन स्टूडेंट, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं होती है। इंडियन पार्लियामेंट कुछ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर्स को ही इंजॉय कर सकती है, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है। फेडरल सिस्टम मीन्स स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेट और सेंटर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो इसीलिए फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम के थ्रू ही हमारी इंडिया में जो 3 लिस्ट बनाई गई हैं, जिसमें कि पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट और दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बताते हैं। ये तीनों लिस्ट होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो यूनियन लिस्ट है, इसमें जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें या स्टेट सब्जेक्ट्स की बात करें, तो उसमें जो भी लॉज बनाने का जो राइट है, जो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट्स भी अपने लॉज को बना सकते हैं, साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपने लॉज को बना सकती है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि इन सब्जेक्ट में आते हैं।
तो स्टूडेंट ये देखा हमने कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है उसके पास क्या है, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर हैं। अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। और हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्टेट और जो सेंटर है इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस को दिया गया है। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, जिसमें कि जो उस लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेक किया जा सकता है। स्टूडेंट उसके बाद है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट है तो पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, लिमिटेड होती है कि वो कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जिससे कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए जो इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या है, पूरी तरीके से ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह सोवरेन नहीं है अपने फंक्शंस में। जबकि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वहाँ पर वो किसी भी प्रकार का एक्ट, किसी भी प्रकार के लॉ को पास कर सकती है। लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी अपनी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। इंडिया का अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया का एक अपना फेडरल सिस्टम है जिसमें कि स्टेट्स और यूनियन के लिए अपने अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए हैं और उनको अपनी अपनी सेपरेशन ऑफ पावर दी गई हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस भी है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जाना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चेक किया जा सकता है। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या उसको एब्रोगेट करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो उस लॉ को स्टेप डाउन कर दिया जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट, जब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी लेजिस्लेचर में कोई भी पॉलिसीज का फॉर्मेशन करती है तो उसमें अगर कोई भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो उसको वो वायलेट नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसके लिए वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अंडर आर्टिकल 226 वो हाई कोर्ट में रिट को इशू कर सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, अपने ऑपरेशंस में, अपने फंक्शंस में लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। और जो उसकी पावर्स हैं वो भी लिमिटेड पावर्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। जबकि अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की वो टोटली सोवरेन होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और किसी भी प्रकार के एक्ट्स को, किसी भी प्रकार के रेगुलेशंस को वो पास कर सकती है। स्टूडेंट, उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बीच में नेक्स्ट डिफरेंस को पढ़ते हैं कि स्टूडेंट, जो ब्रिटेन है वहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए। ब्रिटेन में किसी भी पर्सन के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर बनने की जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसके लिए क्या है, वो पहले मेंबर ऑफ लोअर हाउस होना चाहिए, जो कि वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, उसका कोई भी मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में ब्रिटेन में अपॉइंट हो सकता है। जबकि स्टूडेंट, जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो हमारी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में से किसी भी एक हाउस का मेंबर
हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो। और जो हमारी पार्लियामेंट है उसका लोअर हाउस क्या है? लोअर हाउस है लोकसभा। और जो अपर हाउस है, अपर हाउस क्या है? अपर हाउस है राज्यसभा। जबकि स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, वहाँ पर अगर किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो लोअर हाउस है, जिसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है, वहीं का मेंबर होना चाहिए और उसी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाना है, वो लोअर हाउस से भी हो सकता है और वो अपर हाउस से भी हो सकता है। मीन्स वो लोकसभा से भी हो सकता है और वो राज्यसभा से भी हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट अगर देखा जाए तो 2004 में जो मनमोहन सिंह जी थे, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। वो क्या थे? राज्यसभा के मेंबर थे। तो हमारे यहाँ जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी बन सकते हैं और लोकसभा के मेंबर तो आप देख ही रहे हैं, ये तो कॉमन ही है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो लोकसभा के ही मेंबर हैं। और स्टूडेंट ऐसे ही हमारे यहाँ पास्ट में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं गवर्नमेंट्स में कि जिनमें जो राज्यसभा से जो मेंबर्स थे उनको भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था। और स्टूडेंट बेसिकली जो इंदिरा गांधी जी थी, वो भी स्टार्टिंग में जब पहली बार अपॉइंट हुई थी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर, तो वो भी राज्यसभा से ही थी। लेकिन बाद में उन्होंने लोकसभा से भी इलेक्शन को जीता था और फिर वो बाद में लोकसभा से भी वहाँ से फिर प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी। तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया कि इंडिया में क्या है, आप अपर हाउस से भी किसी भी अपर हाउस के पर्सन को भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है और लोअर हाउस मींस कि लोकसभा के मेंबर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। जिसमें कि हमने 2004 में मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल देखा कि वो राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन क्या है, तब भी उनको हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो हमारे देश में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो केवल लोअर हाउस का ही मेंबर हो। जबकि ब्रिटेन में अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना है किसी भी पर्सन को, तो उसके लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि उसको वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस है, यानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसका मेंबर उसको होना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या है, केवल उनको अपॉइंट किया जाता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। स्टूडेंट, ब्रिटेन में मिनिस्टर सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जो कि पहले वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर हो। लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर क्या है, किसी भी पर्सन को मिनिस्टर के रूप में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मिनिस्टर के रूप में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन उसको क्या है, उसको टाइम पीरियड दिया जाता है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स तक उसको ये टाइम पीरियड दिया जाता है कि तब तक वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक हाउस से इलेक्शन को कंडक्ट करके इलेक्शन को जीत कर वो वहाँ का मेंबर बन जाए। नहीं तो उस जिसे मिनिस्टर बनाया गया है 6 महीने बाद यानी 6 मंथ्स के बाद उसकी जो मेंबरशिप है मिनिस्टर की, वो सीज कर दी जाएगी। इंडिया में क्या है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो ही, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो किसी भी पर्सन को मिनिस्टर का पद दे सकता है, लेकिन स्टूडेंट उसके लिए कंडीशन है कि 6 मंथ के अंदर 6 मंथ का जो पीरियड है उसके अंदर उसको क्या करना होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन से चुनाव जीत कर आना होगा और तब वो मिनिस्टर बना रहेगा। लेकिन अगर वो अंडर 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में जिसको कि मिनिस्टर का पद दिया गया है, तो अगर वो वहाँ से इलेक्शन जीत कर नहीं आता है, इलेक्ट होकर नहीं आता है, तो उसकी जो मिनिस्टरशिप है उसको सीज कर दिया जाएगा।
जबकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि मिनिस्टर जो होगा वो वही बनेगा जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, यानी जो एमपीज होंगे उनको ही मिनिस्टर बनाया जा सकता है, किसी भी एक्सटर्नल पर्सन को किसी भी कंडीशन में वहाँ पर मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। जबकि जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर किसी भी पर्सन को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड दिया जाता है, मैक्सिमम 6 टाइम का पीरियड होता है 6 मंथ्स का, कि उसमें वो लोअर हाउस या अपर हाउस से इलेक्ट होकर अपनी सीट को कंफर्म करे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, उसकी जो मिनिस्टरशिप है उसको सीज कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वहाँ पर कोई भी बिल पास होता है, कोई भी एक्ट पास होता है, तो वहाँ पर जो भी मिनिस्टर्स हैं ब्रिटेन के वो उस पर अपना काउंटर साइन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें कि मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो और कोई भी एक्ट को वो काउंटर साइन करते हो। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम है उसमें जो शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो शैडो कैबिनेट है इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में यूज नहीं होता है और शैडो कैबिनेट की तरह इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ये क्या है, जो शैडो कैबिनेट है ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिक फीचर है। और जो शैडो कैबिनेट है इसको क्या है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा बनाया जाता है, जो रूलिंग कैबिनेट है उसको बैलेंस में रखने के लिए। और अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें क्या हो, जो भी मिनिस्टीरियल ऑफिसेज हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। बेसिकली जो शैडो कैबिनेट होती है उसमें अपोजिशन की पार्टी के द्वारा एक कैबिनेट को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और उसमें जितने भी मिनिस्टीरियल एक्ट होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितने भी लेजिस्लेशन होते हैं, वो सब उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं होती है, लेकिन ये कभी भी अगर फ्यूचर रेफरेंस में ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ के लिए ये शैडो कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं ये अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ये अपने आप को ट्रेन करते हैं कि अगर कभी भी अगर जो रूलिंग पार्टी है वो हटती है तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट को चला सकेंगे, इसीलिए इनको ट्रेन किया जाता है। ये शैडो कैबिनेट होती है जो कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स द्वारा बनाई जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर क्या है, इसके द्वारा भी कैबिनेट को फंक्शन किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट इंडिया में शैडो कैबिनेट शैडो कैबिनेट के टाइप का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं होता है। इंडिया में इस टाइप का कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अपोजिशन पार्टी है उसके द्वारा शैडो कैबिनेट को बनाया जाता है। इसके पास बेसिकली कोई पावर नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या है, ये सारे फंक्शंस को सीखती है, उनको प्रैक्टिस करती है, उनको एक्सरसाइज करती है, जिससे कि अगर कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो उनके जो मेंबर्स हैं वो फ्यूचर मिनिस्टीरियल ऑफिसेस के लिए तैयार हो, खुद को प्रिपेयर कर सकें। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस थे इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनमें डिफरेंट जो इनके बीच में डिफरेंसेस थे, जो कंपैरिजन था, उसको हमने इस लेक्चर में स्टडी किया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।